Hello to dear students. In this video lecture, I will discuss some numerical problems related to intensity of magnetic field at any point on the axis and center of circular current carrying loop. सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो लूप से रिलेटेड है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि किसी भी लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। तो हमने बात किया था उस लेक्चर में, सपोज हमारे पास एक लूप है जिसका रेडियस r है, इसका सेंटर O है। इस लूप में सपोज करंट फ्लो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो लूप है XY प्लेन में रखा हुआ है। द लूप लाइज इन XY प्लेन। तो जब ये XY प्लेन में रखा हुआ तो जो इसका लूप का जो एक्सिस होगा अलोंग टू Z एक्सिस, ये Z एक्सिस का लूप का एक्सिस होगा। इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा वो होगा BP इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप। ये है आपका डिस्टेंस है। अब चूंकि Z एक्सिस के अलाउंग है तो हम डिस्टेंस को भी Z मान लेते हैं। तो Z स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। व्हाट इज द डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन के बारे में तो आपको नॉलेज होगा। ये लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, तो जो थंब अंदर की ओर जा रहा है, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द लूप, यानी क्रॉस बनेगा। और इसका डायरेक्शन को अगर इंडिकेट करना है तो फ्रॉम P to O, फ्रॉम P to O फॉर क्लॉकवाइज करंट। सेम यही रहेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है लूप में, तो BP पर कितना होगा, सेम यही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि सभी पैरामीटर सेम है। यहाँ पर डॉट आ जाएगा। अब फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये ऐसा था, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाहर की ओर, तो फ्रॉम O to P, OP फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये पहला एक्सप्रेशन था जिसके बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था। इसी के थ्रू हम दो तीन चीजें निकाल सकते हैं। एट Z इज इक्वल टू 0 when the point P lies at the center of the loop, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर इज म्यू नॉट, यानी Z की जगह पर 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये एक सिंगल कॉइल के कारण, अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी मेंशन किया तो N से मल्टीप्लाई करते हो। अब ये डॉट होगा, क्रॉस होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली उसको कर लेंगे। उसके बाद एक और है एट Z इज इक्वल टू R, if the distance of the point P from the center Z is the equal of the radius of the loop, loop के radius के equal है, तो then the magnetic field at point P will be an mu naught I upon यहाँ पर 2 पावर 5/2 कैपिटल R। और एक और चीज है, if Z is greater than to the R, the distance of the point P is very greater than to the radius of the loop for distant point, यानी पॉइंट इतनी अधिक दूरी पर है कि उसका जो डिस्टेंस है लूप के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, उसको जरूर देखिए। तो उस समय दिस लूप बिहेव एज ए बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप विल बी and number of turns I, current and A the area vector। और इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसका डिस्कस करूंगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीन चीज़ों के बारे में बात होगा, यानी एक्सिस पर कितना होगा, उसके सेंटर पर कितना होगा, और अगर जो Z की वैल्यू या जो उसके एक्सिस से जो डिस्टेंस है
और लूप के रेडियस के इक्वल है तो ये एक्सप्रेशन आएगा। इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। टू पैरेलल कोएक्सियल कॉइल्स ऑफ इक्वल radius r and equal number of turns capital N carry equal currents in the same direction। इन दोनों में जो करंट का डायरेक्शन सेम है, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज कर लिया, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज कर सकते हो। सेम डायरेक्शन एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ द टू आर, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 2r है और दोनों का कॉमन एक्सिस है वो है आपका। Find the magnitude and the direction of the net magnetic field produced at the midpoint of the line joining their center। उनके सेंटर्स के ठीक बीच में मिड पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है। इसमें 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, वो उन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो डायग्राम में जो इसमें जो दिया हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, ये है पॉइंट P। इस पॉइंट P पर लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट लूप और राइट लूप। लेफ्ट लूप के कारण पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो पहले उसका डायरेक्शन को समझ लेते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे। ये हमारा लूप है और करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो रहा है। ये लूप है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है ऐसा। तो फील्ड अंदर क्यों जा रहा है, तो यहां पर लिखोगे आप द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस left loop BL, the magnetic field at point P due to the left side of the loop। फिर राइट हैंड साइड में जो लूप रखा पॉइंट P के राइट हैंड साइड में, ये इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी इधर ही की ओर दिखा रहा है। दैट मीन्स यहां भी लिखिए आप द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द राइट हैंड साइड लूप BR। तो डेफिनेटली यहां पॉइंट P पर जो फील्ड होगा दोनों ऐड हो जाएंगे। अब हम लोग यहां बात करते हैं कि ये जो पॉइंट P है लेफ्ट हैंड साइड के लूप के एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है। तो अभी मैंने आपसे बात किया था एट z इज इक्वल टू r, तो देन मैग्नेटिक फील्ड कितना था, मैग्नेटिक फील्ड था एट पॉइंट P इज नंबर ऑफ टर्न्स को किया है मेंशन, ओके, एंड म्यू नॉट I अपॉन 2 पावर 5/2 कैपिटल R। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि अगर कोई भी किसी भी एक्सिस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से लूप के रेडियस के इक्वल है, तो उसका एक्सप्रेशन ये होता है। तो यहां पर आइडेंटिकल कॉइल है, इनका रेडियस भी सेम है, करंट का अमाउंट भी सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है। तो यहां पर लिखिए द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द लेफ्ट लूप, ये भी उतना ही होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पावर 5/2 कैपिटल R। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द राइट कॉइल, राइट कॉइल के कारण इस पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये भी सेम वही आएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ये। अब द नेट फील्ड एट पॉइंट P, द नेट फील्ड एट पॉइंट P ये हो जाएगा आपका, दोनों का ऐड करेंगे BL प्लस BR, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू एंड म्यू नॉट I अपॉन 2 पावर 5/2 कैपिटल R। और इसका डायरेक्शन क्या होगा पॉइंट P पर, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल एक्ट टूवर्ड द लेफ्ट, यहां पर लिखोगे टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक। अगर इस दोनों लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ये ऐसा, ये एंटी ACW, यहां भी ACW, तब यहां पॉइंट P पर फील्ड का सॉरी ACW चाहिए ना, हाँ ठीक ठीक ACW। पॉइंट P पर क्या होगा, फील्ड सेम वही आएगा, लेकिन क्या लिखोगे यहां पर 2 पावर 5/2 कैपिटल R टूवर्ड्स राइट, करके भी देख सकते हो आप। ये लूप है आपका, ये अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये फील्ड इधर लग रहा है। यहाँ भी ये सेकंड वाला जो राइट साइड राइट वाला जो लूप है उसमें भी एंटी क्लॉक, तो दोनों टुवर्ड द राइट।
तो अगर दोनों लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी तो ये होगा टूवर्ड्स लेफ्ट। अगर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन पहले लेफ्ट साइड लग रहा था रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अब राइट साइड लगेगा। अब इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तब नेट फील्ड क्या होगा पॉइंट पी पर, मिड पॉइंट पर? तो मैं आपको बताऊंगा जीरो हो जाएगा। कैसे? जीरो हो जाएगा वो कैसे? देखिए, ये आपका लूप है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम वही है। ये O है, ये O डेज है, इनके बीच का सेपरेशन 2r है, ठीक है, 2r है, ये पॉइंट P है, ठीक है ना। इसमें क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉइंट P पर फील्ड का जो डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स द राइट, तो पॉइंट P पर BR हो जाएगा। तो नेट फील्ड कितना होगा एट पॉइंट P? द नेट फील्ड एट पॉइंट P BL minus BR। हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ द BL एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द BR दोनों सेम है, तो दोनों जब सेम होंगे इसका वैल्यू कितना है? n म्यू नॉट I अपॉन 2⁵/2 कैपिटल R। ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा? द नेट फील्ड एट पॉइंट P विल बी जीरो। तो इस न्यूमेरिकल से हमको तीन चीज़ें समझ में आ गई कि अगर कोई भी दो लूप जिनका एक्सिस कॉमन है, एक्सिस कॉमन होने का मतलब यह है कि दोनों एक ही प्लेन में रखे हुए हैं, इनका सेंटर डिफरेंट है और ये एक्सिस दोनों के सेंटर को मिला रहा है, को एक्सियल एक्सिस, यानी इसका भी सेम वही एक्सिस है, इसका भी है, लेकिन सेंटर दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2r है। तो इसके ठीक मिड पॉइंट पर फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसकी तीन केसेस बनते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो टूवर्ड्स द लेफ्ट लगेगा नेट फील्ड। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो नेट फील्ड क्या होगा? टूवर्ड्स द राइट। और एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P विल बी जीरो। तो ये इससे तीन MCQ आपसे बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। टू आइडेंटिकल कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n आर लेइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन, यानी इन दोनों का प्लेन, लूप के दोनों का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट दे हैव कॉमन सेंटर, उनका सेंटर कॉमन है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इफ दे कैरी करंट्स इक्वल टू द I एंड I√3 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। यानी इसमें I करंट फ्लो रहा है, इसमें I√3, इसको अपन लूप नंबर 1 बोलते हैं और इसको लूप नंबर 2 बोल देते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो लूप है ना, एक ही इस यानी ये हमारा एक लूप है, ये वर्टिकल रखा हुआ, ये हॉरिजेंटल। तो इस लूप का जो प्लेन है उसको उसके ठीक परपेंडिकुलर है ये वाला। तो जब भी कोई लूप जिनके प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस लूप के थ्रू, उस लूप में जो करंट फ्लो होगा उसके थ्रू उसके कॉमन पॉइंट पर या कॉमन सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये वर्टिकल ऐसा रखा हुआ है, ये लूप नंबर 1 वर्टिकल ऐसा रखा हुआ है, और ये जो लूप नंबर 2 है ये ऐसा है, हॉरिजेंटल है, और दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। इसमें कुछ भी हो सकता है, दोनों में मैंने क्लॉकवाइज दिखाया है, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखा सकते हो, एक में क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ भी दिखा सकते हो। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है और फील्ड कैसे बनेगा मैं आपको दिखाऊंगा। हर कंडीशन फील्ड परपेंडिकुलर होगा। देखिए तो इसमें ये जो करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो थंब का इंडिकेशन है इस डायरेक्शन में, यानी अब यहाँ पर एक पॉइंट दिखाऊंगा मैं, पॉइंट O, दिस इज द कॉमन सेंटर ऑफ बोथ लूप, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये जो वर्टिकल, जो लूप नंबर 1 है वर्टिकल रखा है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका जो फील्ड है ना, इस फील्ड को मैं दिखाऊंगा ये ऐसा, इसको लिखूंगा B1, ठीक है।
उसके बाद ये तो ठीक था, ये ऐसा था, वर्टिकल रखा हुआ था। अब ये हॉरिजेंटल ऐसा रखा हुआ है। इस लूप में भी करंट कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो थंब नीचे जा रहा है मतलब फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, B2। तो B1 में जो लूप नंबर 1 में क्लॉकवाइज में हो रहा था और इसमें भी क्लॉकवाइज में। अब इसकी कई कंडीशन बन सकते हैं। अगर दोनों में अगर लूप नंबर 1 में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता, पॉइंट O है, तो ये फील्ड ऐसा बन जाता B1। और B2 में सेम वही है, डायरेक्शन वही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूप नंबर 1 में, और लूप नंबर 2 में सेम वही डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तब ऐसा बनेगा वो। ठीक है। और क्या हो सकता है देखिए, अब क्या करो, लूप नंबर 1 में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसका तो वही रहेगा, B1 ऐसा सेम रहेगा जैसा पहले था। लेकिन जो है सेकंड लूप में जो करंट का डायरेक्शन को क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो आपका B1 हो गया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये डायरेक्शन ऐसा हो गया B2। ठीक। और भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अब फर्स्ट कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करोगे तो ये ऐसा चला जाएगा B1, और B2 क्या होगा, B2 में एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए ये सब ACW, तब भी क्या होगा। तो ये 4 केसेस बनते हैं। अगर दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये ऐसा फील्ड बनेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। अगर फर्स्ट कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और सेकंड में क्लॉकवाइज में तो फील्ड ऐसा बनेगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये आपका ACW। तो ये ऐसे 4 केसेस बनते हैं, और हर केस में आप देखोगे कि सभी फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो जब भी किसी भी लूप का जो प्लेन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये प्लेन है इसका, इस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर ऐसा रखा हुआ है, और दोनों में करंट चाहे क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, चाहे एक ही डायरेक्शन में अपोजिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी फील्ड बनेगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो भी फील्ड बनेंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उनके बीच का जो एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमको क्लियर हो गई। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब हमको क्या है, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, नाउ यूजिंग द वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से हम लोग को मालूम है कि A² + B² + 2AB cos थीटा 90 कर देंगे, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फील्ड ये होगा A² + B²। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो B नेट द रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द बोथ कॉइल्स। तो ये कितना हो जाएगा, A की जगह B1 लिख दीजिए स्क्वायर प्लस B की जगह B2 लिख दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करिए, B1 और B2 की वैल्यू निकाल के 1 में रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। B1 द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इस पॉइंट O इस लूप 1 के सेंटर पर, इसके भी सेंटर पर, सेंटर वाला फॉर्मूला क्या होता है, μ0 Ni/2r। लूप नंबर 1 में करंट का जो मैग्नीट्यूड है I है, नंबर ऑफ टर्न्स है, रेडियस भी है। लूप नंबर 2 में करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ये कुछ अलग है, ये है I√3/, रेडियस तो सेम आइडेंटिकल है। तो B2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये √3 को इधर लाइए और ये इसको लिखिए μ0 Ni/2r। तो B2 कितना हो जाएगा, B2 = √3 टाइम्स ऑफ B1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लूप नंबर 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर प्रोड्यूस होगा वो लूप नंबर 1 की वजह से जो होगा उससे √3 टाइम्स होगा। यानी लूप 2 ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हाउ मच, कितना, √3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट लूप। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी को उठा के अपन को यहाँ रखना है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 में इसको रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, कॉमन पॉइंट O, ये कितना हो जाएगा, B1 तो एज इट इज रखिए आप, B2 की जगह ये इस वैल्यू को रख दीजिए, तो आपका होगा 3B1², तो ये हो जाएगा 4B1² अंडर रूट, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ B1।
द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, यहाँ पर, यानी चारों में से कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट, कोई भी ले सकते हो। अब यहाँ पर ये इसको ले लेता हूँ, चलिए फर्स्ट वाला, ये जो नेट फील्ड होगा बी नेट, ये कितना होगा, फर्स्ट कॉइल में जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसका 2 टाइम्स होगा। ये भी एक एमसीक्यू बन जाता है आपका। अब हम ये पता लगाएंगे कि जो रिजल्टेंट फील्ड है ये फर्स्ट फील्ड से मान लीजिए फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल। तो टेन फाई, तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड विथ फर्स्ट फील्ड, ठीक है, मैंने मान लिया कि जो नेट फील्ड है फर्स्ट फील्ड से फाई एंगल बना दो। टेन फाई कितना होगा, आप यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा लगाओगे तो ये B2 हो गया, ये B1 हो गया, ये आपका B1 हो गया, तो ये हो गया B2 अपान B1। B2 कितना है, ये B2 आपका वहाँ निकाला था √3 टाइम्स ऑफ B1, और ये B1, तो ये कैंसिल हो गया। टेन फाई इक्वल्स टू √3, देन फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन रिजल्टेंट फील्ड मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ फर्स्ट फील्ड। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। तो जब भी कोई दो फील्ड जिनके प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके थ्रू फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर तो कॉमन सेंटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो वैसे भी दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसका पार्ट 1 और पार्ट बी दोनों को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के बारे में पहले बात करते हैं। टू सर्कुलर क्वाइल्स एक्स एंड वाई हैविंग रेडियाई आर एंड r/2, यानी इसका जो बिगर लूप का r है, स्मॉलर लूप का r/2, आर प्लेस्ड इन द हॉरिजेंटल प्लेन विद ईच अदर, यानी ये जो लूप है इनके प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कट नहीं कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक दूसरे के म्यूचुअली एक ही प्लेन में है। ये एक बिगर लूप है, उसके अंदर एक स्मॉलर लूप है, इनका प्लेन सेम है, जिस प्लेन में भी है प्लेन सेम है। ठीक है, इनका कॉमन सेंटर भी है, इनका सेंटर सेम है। ओके, तो कॉइल एक्स है द करंट, कॉइल एक्स में करंट जो फ्लो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, CW में हो रहा है। व्हाट मस्ट बी द करंट इन द कॉइल वाई में करंट का व्हाट मस्ट बी द करंट इन द कॉइल वाई टू द मेक द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स, यानी पॉइंट O पर इन दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए, ये आपको निकालना। तो इसमें करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है कि वाई में कितने अमाउंट का करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करें कि नेट फील्ड यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि वाई डायरेक्शन में करंट का मैग्नीट्यूड I डेस है। अब इसका डायरेक्शन में दिखा नहीं रहा हूँ, न्यूमेरिकल के थ्रू खुद ही निकल जाएगा। तो आपको समझ में आ गई। तो सेंटर पर कितना होता है आपको मालूम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द x एंड ड्यू टू द y, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द x लूप एंड ड्यू टू द y लूप। x लूप और y लूप के कारण कितना होगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इज 0, तो ये 0 कर दीजिए आप, तो bx प्लस by। अब bx की वैल्यू कितनी होगी, किसी भी लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, स्टार्टिंग में हमने बात किया था bx, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द x लूप इज नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर μ0I/2r, इसका जो पैरामीटर करंट I है, रेडियस r है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द y स्मॉलर लूप y, तो μ0 तो एज इट इज रहेगा। I यहाँ पर I का जो है अननोन है तो I डेस मान लिया मैंने, और 2 और R जो है इसका रेडियस जस्ट हाफ है तो r/2 कैंसिल हो गया। तो by मेरे पास आ गया μ0 I डेस अपान r। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द x कॉइल ड्यू टू द y कॉइल, इन दोनों को यहाँ रख दीजिए, इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, तो आपको I डेस की वैल्यू निकल जाएगी। तो बाकी हिस्सा यहाँ करते हैं, देखिए। तो 0 इक्वल्स टू हो गया bx कितना है, μ0 I/2r प्लस μ0 I डैश अपान r इक्वल्स टू 0 तो कर दिया मैं। तो μ0 कॉमन है और 2r भी कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा I
बाई 2 प्लस आई डेस इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा, तो कितना होगा, तो आई डेस प्लस आई बाई 2 इक्वल्स टू 0, देन द करंट will be minus I by 2. Here minus sign is represent the direction of the current in the loop Y is, यहाँ अगर clockwise direction तो यहाँ पर anti clockwise direction होना चाहिए। ये इसको रेड पेन से लिखते हैं, ये ऐसा, ये clockwise है तो ये ACW होगा। वैसे भी आपको theoretically भी मालूम है, अगर clockwise direction में ये हो रहा है तो फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, इसमें भी clockwise direction होगा तो फील्ड अंदर, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर एक में क्लॉकवाइज हो रहा है तो दूसरे में एंटी क्लॉक, तब फील्ड क्या पॉइंट ओ पर रिड्यूस होगा, 0 हो सकता है। तो ये इसका आंसर आ गया। यानी वाई लूप में जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आई बाई 2, यानी फर्स्ट कॉइल में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसका जस्ट हाफ करंट यहाँ फ्लो होना चाहिए, और उसका जो डायरेक्शन है फर्स्ट कॉइल में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो सेकेंड वाई कॉइल में क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट। तो देन द रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी 0। इसका सेकेंड पार्ट ये है कि अब जो है ये जो कॉइल एक ही प्लेन में रखे हुए थे, इनका सेंटर भी कॉमन था। अब इस वाई कॉइल को मैंने क्या कर दिया, द कॉइल इज द लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड थ्रू द डिस्टेंस आर। इस कॉइल, ये कॉइल यहां पर थे, दोनों के सेंटर कॉमन थे, अब दोनों के सेंटर अलग अलग हो गए, इसको मैंने आर डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, एक तो इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, ये निकालना। सेकंड पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसका पार्ट बी देखते हैं। इफ द कॉइल वाई इज नाउ लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैपिटल आर, यानी अब स्मॉलर लूप को मैंने वर्टिकली ऊपर आर डिस्टेंस मैंने डिस्प्लेस कर दिया। व्हाट वुड बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी इस वाई कॉइल का जो सेंटर ओ डेस, इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वाई ड्यू टू द एक्स, ये निकालना है। तो हमारा जो पर्पस है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। तो ये अब क्या होगा, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ डेस, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ डेस, इसका क्या होगा, इसमें दो चीजों का कंट्रीब्यूशन होगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ डेस ड्यू टू द वाई प्लस मैग्नेटिक एंड नॉट प्लस, अब प्लस माइनस होगा कि नहीं वो देखेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा कि वो तो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर। तो पॉइंट ओ डेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसमें दो लूप का कंट्रीब्यूशन है, एक स्मॉलर लूप और एक एक्स लूप या बिगर लूप। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ डेस ड्यू टू द वाई लूप एंड ड्यू टू द एक्स लूप, ठीक। तो यहां पर जो है, अब यहां पर लिखते हैं बी वाई। बी वाई का मतलब क्या हुआ, इसको लिख लेते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ डेस ड्यू टू वाई लूप, एंड दिस ओ डेस इज लाइट एट द सेंटर ऑफ द लूप। और ये जो ओ डेस जो पॉइंट है इस वाई लूप के सेंटर पर है, और सेंटर वाले का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा। सेंटर का फॉर्मूला जो होता है बी इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये सेंटर का फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होती है। अब ये वाई लूप ओ डेस जो है वाई लूप के सेंटर पर है, और इसमें जो पैरामीटर्स दिए हुए करंट का वैल्यू आई बाई 2 है, रेडियस r बाई 2। तो यहाँ रख दीजिए बी वाई, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ डेस ड्यू टू द वाई लूप। तो ये म्यू डेस तो सेम आई बाई 2 हो जाएगा, एंड 2r की जगह पर आप लिखोगे, क्या, r बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ डेस ड्यू टू दिस वाई लूप, ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसका डायरेक्शन इसके बाद देखेंगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लें, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, bx निकालेंगे। दिस ओ डेस पॉइंट लाइज, ये जो ओ डेस पॉइंट है इस लूप के एक्सिस पर है, और उसका डिस्टेंस कितना r।
तो सेकंड पॉइंट हम लोग, सेकंड चीज हम लोग इसको ये करते हैं, बी वाई द मैग्नेटिक फील्ड at point O days due to X loop, bigger loop, and this point lies, and O days lies on the axis of X loop. यानी ये जो पॉइंट O days है, इस X loop के एक्सिस पर उसका डिस्टेंस कितना है, Z इज इक्वल टू R, यानी Z मान लीजिए इसको तो R। और मैंने अभी आपको बताया था कि Z इज इक्वल टू R होने से कितना हो जाएगा, ये Z इज इक्वल टू R है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू Y हो गया X, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पावर 5/2 कैपिटल R। ये तो अब चलिए, पॉइंट O डेज पर इस लूप की वजह से कितना फील्ड होगा, इतना होगा। पॉइंट O डेज पर ये जो X लूप की वजह से कितना फील्ड होगा, ये इतना होगा। अब हम देखेंगे इन दोनों को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो आइए फिर से चलते हैं, अब डायरेक्शन को ध्यान देते हैं। अब हमारा जो ये हमको O डेज पे निकालना, O डेज पे, O डेज पर सबसे पहले हम निकालेंगे द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O डेज ड्यू टू द वाई लूप। और ये जो O डेज है वाई लूप के सेंटर पर है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसा करिए, देखिए ये आपका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फील्ड सॉरी ये ऐसा रखा हुआ है, सॉरी ये ऐसा रखा हुआ है ना, ध्यान दीजिए, ये ऐसा रखा हुआ है, ऐसा नहीं रखा हुआ है, एक ही है ना, इनके प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है। तो चलिए, तो ये जो आपका लूप है इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो रहा है, तो इस पॉइंट पर फील्ड बाहर की ओर जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा, तो ये y है तो लिखूंगा बी वाई, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O डेज ड्यू टू द वाई लूप। इसमें डायरेक्शन क्या, करंट एंटी क्लॉकवाइज है। सेम वही, अब नीचे एक दूसरा लूप रखा हुआ है, ये इसमें करंट कैसे फ्लो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा इधर वाला लूप ऊपर था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा था, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। तो ये फील्ड नीचे की ओर, तो ये यहां पर हो गया हमारा BX। तो अभी जो मैंने BX और BY निकाला, इसका मतलब क्या, अब ध्यान दीजिए किसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर BY इज ग्रेटर देन टू द BX, हियर BY इज ग्रेटर देन टू द BX। तो जो लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को घटाओगे, तो नेट फील्ड एट पॉइंट P एट पॉइंट O डेज, तो B नेट कितना होगा, BY माइनस BX। बस अब इसको आप रख दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बाकी हिस्सा यहां करते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं। तो ये BY कितना हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 2R माइनस, और BX कितना हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पावर 5/2 कैपिटल R। ये नेट फील्ड होगा एट पॉइंट O, और ये वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू ज़्यादा, ये कम है, तो जो नेट फील्ड होगा वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, B नॉट BO डेज, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O डेज, ये आपका हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2R माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2 पावर 5/2 R। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, म्यू नॉट I और R कॉमन है, तो यहां पर बचेगा 1/2 और यहां पर बचेगा 1 अपॉन 2 पावर 5/2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा अलजेब्रा लगा देते हैं। 2 पावर 5/2 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 5 पावर हाफ, 2 पावर 5 का मतलब 32 पावर हाफ, तो ये हो गया आपका 30 √32, √32 को लिख सकता हूँ 16 × 2, तो ये कितना हो गया 4√2। तो कितना हो गया देखिए, BO डेज
म्यू डेस आई अपॉन आर वन बाई टू माइनस 1 अपॉन और ये 4√2, इसमें 1/2 भी कॉमन ले लीजिए तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा बी ओ डेस इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कैपिटल आर, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/2√2 ये, और ये इसका जो डायरेक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए और पार्ट बी था, दोनों एक ही प्लेन में था, उनका सेंटर कॉमन था। अब मैंने सेंटर को शिफ्ट कर दिया वर्टिकली अपवर्ड, दोनों का प्लेन अभी भी एक दूसरे के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो उस कंडीशन में फिर जो होगा उसका फाइनल आंसर ये आएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको आप करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। 2 स्मॉल आइडेंटिकल कॉइल्स मार्क्ड 1 and 2 कैरी इक्वल करंट, दोनों में सेम करंट, इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। प्लेस्ड विद एंड आर प्लेस्ड विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एज शोन इन फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये आपको बोर्ड में तो एक ही टाइप का दिखेगा, ये एक्चुअली में ये आपका लूप ऐसा है, एक दूसरा लूप ऐसा है, दोनों का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब भी दो लूप के प्लेन, इनका सेंटर अलग अलग है और उनके बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है, तो इनका जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, यानी इसका ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द लूप, और इसका जो एक्सिस है ये ऐसा रखा हुआ है एक्चुअली में ऐसा। तो इनको ऐसा करेंगे तो इनके प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब भी प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इस पॉइंट पी पर जो फील्ड होगा दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे विल आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो भी फील्ड होगा, अब वो मैंने 4 केसेस बताया था कैसे, यहाँ पर जो भी फील्ड होगा उसका रिजल्टेंट जो भी फील्ड होगा लूप, फर्स्ट लूप के कारण, सेकेंड लूप के कारण, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप एक्स की जगह पर आर ले लीजिए, ये जो पॉइंट पी है इनका ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इसका फर्स्ट का ज्योमेट्रिकल एक्सिस सेकंड का है, इन दोनों एक दूसरे को राइट एंगल में काट रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या फील्ड बनेगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो उस बेसिस पे उनके बीच का एंगल 90। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया वैसे ही करना है। इसमें एक एक्स की जगह पर आर रखिए, फिर दूसरे में x की जगह पर r/2 करिए, फिर एक में करंट क्लॉकवाइज है, दूसरे में भी क्लॉकवाइज कर लीजिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे 4 टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको आप जरूर ट्राई करिए, कोई भी एक पैटर्न को आप जरूर बनाइए जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिलेगा। तो इसके बारे में जो भी होगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो बेसिकली जो है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर और उसके एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड था। तो इस पैटर्न से जो क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको केवल फॉर्मेट याद होना चाहिए और डायरेक्ट फार्मूला आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं लूप के मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में आपसे बात करूंगा, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।